हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू सेशन जिसमें हम बात करने वाले एनसीईआरटी बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज नीट में बायोलॉजी में ऑलमोस्ट 99% अब नीट में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अगर आप पेपर उठा के देखोगे नीट 2020 का, आपको पता चल जाएगा 2019 में भी ऑलमोस्ट सेम कंडीशन था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 दिया गया, द थाइमस ग्लैंड इज ए लोबुलर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आएगा थाइमस कैसा स्ट्रक्चर है। थाइमस का लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स। ठीक है, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द aorta। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब aorta जो है उसके आगे है, aorta के आगे और स्टर्नम के पीछे है। राइट, ये चीज याद रख लीजिएगा। बिटवीन द लंग्स है, लंग्स के बीच में, दो लंग्स के बीच में, स्टर्नम के नीचे और aorta के ऊपर। ये चीज याद रखिएगा। या आउटा के आगे, बेसिकली वेंट्रल मतलब ओके एंटीरियर, बेसिकली आउटा के आगे की तरफ है। ठीक है, थाइमस आपको पता है कि इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थाइमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, दोनों में है। मेजर रोल हम लोग पढ़ते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, बट ह्यूमरल में भी इसका रोल आ जाता है। थाइमस ग्लैंड से एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज थाइमोसिन। ऑब्वियसली इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेज शो करने के लिए, इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए आंसर आ जाएगा थाइमोसिन। क्वेश्चन आता है थाइमोसिन इज विच काइंड ऑफ हार्मोन? आंसर आ जाएगा पेप्टाइड हार्मोन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं, द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एज एक्वस चेम्बर एंड कंटेन्स ए थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। तो क्वेश्चन आने वाला एक्वस ह्यूमर कहाँ पे रहेगा? बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एज एक्वस चेम्बर दैट इज फिल्ड विद एक्वस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, अब देखिए लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस हो जाता है, यहाँ पे आपको याद है लेंस और रेटिना के बीच वाला स्पेस जो बड़ा सा, उसको बोलते हैं वाइट्रस चेम्बर। और उसमें क्या फील्ड हो जाता है, आप मुझे अगर बता सकते हो जल्दी से बता दीजिएगा। यस, यू आर गेटिंग दिस एकदम एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको याद आ रहा है यहाँ पे क्या चीज था फील्ड उसमें, वाइट्रस ह्यूमर फील्ड था। और वाइट्रस ह्यूमर इज जेल लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट जेल लाइक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार कभी कभी पूछा गया है कि अगर एक्वस चेम्बर में एक्वस ह्यूमर का अमाउंट ज्यादा हो जाए या प्रेशर ज्यादा हो जाए एक्वस ह्यूमर में, ह्यूमर का, तो क्या हो जाती है, कौन सी बीमारी होती है? तो लिख लीजिएगा ग्लोकोमा होता है। क्या होता है? ग्लोकोमा, GLAUCOMA, ग्लोकोमा। राइट, ये चीज याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट लिवर के बारे में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है बिकॉज ऐसे लाइन बहुत बार मिस हो जाते हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, एवरीवन नोज दिस। बट इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट आ जाता है, इट सिक्रीट्स bile containing substance such as bilirubin, biliverdin. Bilirubin, biliverdin are the bile pigments, not the salts. Okay, bile salt का एग्जांपल हो जाता है सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। ओके, सोडियम ग्लाइकोलेट और आपका टोरोकोलेट हो जाता है। इसके साथ साथ लिवर क्या रिलीज करता है बाइल के अंदर? कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स ऑल्सो। ये वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन बन जाता है। आई गेस आपने मिस किया होगा तो अब हो जाएगा कवर्ड। मोस्ट ऑफ these substance ultimately pass out along with the digestive waste। digestive waste के साथ ये मोस्ट ऑफ these things निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट, द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम possesses four layer, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa। तो बेसिकली ये ना फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड से आ जाता है, याद रखिएगा फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड। तो सबसे बाहर आ जाएगा सिरोसा, देन मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मस्कुलरिस के अंदर दो लेयर आ जाते हैं, कैसे याद रखना, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे फ्लो में याद रखोगे तो हो जाएगा। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है, इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। यहाँ से एमसीक्यू आया हुआ है गाइस, याद रखिएगा कि सिरोसा जो कैसे बना हुआ है, आंसर आएगा थिन मेसोथीलियम। मेसोथीलियम मतलब कि एपिथीलियम, वहां पे एपिथीलियम है, मतलब एपिथीलियम मतलब एपिथीलियल सेल्स की लाइनिंग अलोंग विद सम कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी, डाइवर्सिटी अलग अलग वेराइटी मिल रही है, राइट है ना, वेरिएशंस आ रहे हैं, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल विद इन द सेल टू बायोम। देखो हम लोग जो डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, मेजर पढ़ते हैं, वो जो भी मेजर डाइवर्सिटी है हम लोग तीन लेवल पे पढ़ते हैं, GSE, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोलॉजिकल। लेकिन याद रखिएगा जो बायोडाइवर्सिटी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या लिखा गया है, फ्रॉम मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू बायोम्स, इतना बड़ा लेवल तक जा रही है। एकदम याद रखना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 99% ऑफ द एनिमल एंड नियरली ऑल प्लांट्स
कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब वो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है तो एटीपी बहुत ज़्यादा खर्च होगी, एंड वी नो दैट एटीपी गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस चीज़ को मेंटेन करना तो फिर ये बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। दैट इज़ वाई मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स एंड बेसिकली नियरली ऑल प्लांट एंड 99% ऑफ द एनिमल क्या करती हैं, बाहर के टेम्परेचर हो गया या बाहर के एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती रहती हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, तो दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स एंड वी ह्यूमंस आर रेगुलेटर्स। याद रखिएगा, वी ह्यूमंस आर रेगुलेटर्स। हम लोगों का टेम्परेचर फिक्स रहता है ना, अंदर का कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट हम मेंटेन कर सकते हैं अनलेस कोई बीमारी ना हो। चलिए, likewise necrosis or the death of the tissue, particularly leaf tissue, is due to the deficiency of these। कैसे याद रखना, necrosis is due to काकू के मग, ठीक है, necrosis is due to काकू के मग। डन हो गया, एक चीज याद रहेगा। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे लो, ओके, लैक और लो लेवल ऑफ NKSMO causes inhibition of cell division। सेल डिवीजन को इनहिबिट किसका लो लेवल कर देता है, किसकी कमी से हो जाता है सेल डिवीजन इनहिबिट, मॉन्क्स की कमी से। किसकी कमी से, मॉन्क्स। डन, मॉन्क्स से सेल डिवीजन में आ जाएगा। और सम एलिमेंट लाइक दिस डिलेज फ्लावरिंग, कैसे याद रहेगा, किसकी कमी से, मॉन्स, MONS, मॉन्स। मॉन्स डिलेज फ्लावरिंग, इसके लिए ये सीक्वेंस ही याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा कि मॉन्स डिलेज फ्लावरिंग, राइट, ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। वाटर इज ट्रांजिएंट इन प्लांट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं कि वाटर खत्म हो जाता है, प्लांट में रहता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल अंदर आया वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। क्यों, बिकॉज लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीफ इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में लेस देन 1%, आप समझ रहे हो कितना कम पानी यूज हो रहा है। और ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है। Less than 1% of the water reaching the leaf is used in photosynthesis and plant growth. Most of it is lost through stomata in leaves. This water loss is known as transpiration। और जो transpiration में वो जो gaseous form में water निकल रहा है, that is pure water। ये चीज MCQ आ सकते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक स्टेटमेंट, these two, ये चीज याद रखिएगा, लेस देन 1% यूज होता है फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ में। ओके, now you can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying an organism। Very important question for NEET 21 या 22, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो ये क्वेश्चन क्यों आ जाता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, या फिर नीट के कोई भी एग्जाम में अगर बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है तो दिस पैराग्राफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इसको समझते हैं। इसमें बोला गया 3 स्टेप है, ये तीनों स्टेप को सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जिस कैरेक्टर आपको चाहिए, जो कैरेक्टर किसी रिकॉम्बिनेंट या बोलते हैं ना कि भाई आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर चाहिए, तो पहले कौन सा कैरेक्टर चाहिए उस डीएनए वाले जो बेसिकली जो जीन है किस सेगमेंट पे, वो चीज आपको याद रखना है। तो आपको उस डीएनए को आइसोलेट करना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, पहले आइडेंटिफाई किया, अब क्या करोगे, वो डीएनए लिया, अब उसको होस्ट में डालना है, इंट्रोडक्शन करना है। तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, राइट। अब क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट, अगर जैसे मान लीजिए इकोलाई के अंदर आपने कोई प्लाज्मिड डाला, तो वो प्लाज्मिड इस तरीके से आना चाहिए उसके अंदर कि इकोलाई उसको एक्सेप्ट करे। और जब इकोलाई डिवाइड हो रहा है तो इकोलाई में बेसिकली, अब इकोलाई 2 हिस्सों में बटा, तो वो प्लाज्मिड जाना चाहिए दोनों जगह। अगर वो प्रोजेनी में नहीं जाएगा तो वो एक जनरेशन में आके खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली आपको क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नीचे तो नहीं मिलेंगे ना। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट बन जाता है, हेंस यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस। एग्जाम में पूछा गया है ये मॉक टेस्ट में, इसको सीक्वेंशियली अरेंज करना। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट। ड्यूरिंग पैकिटीन द 4 chromatid of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, बहुत जगह। मैंने एक दो रिसेंट मॉक टेस्ट देखे हैं। क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट था, बोला गया था ड्यूरिंग विच स्टेज द 4 chromatid of each bivalent clearly becomes distinct and clearly appears as tetrad। देखो हम लोग रट्टा मार के रखे हैं, हाँ भाई टेट्राड फॉर्मेशन जैसी दिखा बाइवेलेंट या टेट्राड, वी विल डेफिनेटली हिट, बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, जाइगोटिन हिट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन क्या रहेगा, क्लियरली अपीयर, बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड।
तो you have to hit the Pachytene stage, right? ये NCERT का line. This stage is characterized by appearance of recombination nodule. तो याद रखिएगा इसके लिए एक और चीट कोड आ जाता है COP, COP, क्रॉसिंग ओवर अपीयर्स इन पैकेटीन. तो क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज में होता है? सब स्टेज में प्रोफेज 1 के पैकेटीन में होता है. इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होते हैं. एक एंजाइम में रिकॉम्बिनेज वो भी यूज होता है, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस. ठीक है. यहाँ पे अब क्या आ जा रहा है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन. तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन डैश. यहाँ से एक और एमसीक्यू आ रहा है. तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ही होगा, याद रखिएगा. अगर नॉन होमोलोगस के बीच हो रहा है तो वो अलग कहानी चल जा रही है, वो बेसिकली ट्रांसलोकेशन की तरफ चल गया. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. Let's move on to the next statement. In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by peptide bond. Peptide bond बनता कैसे है? एक अमाइनो एसिड का COH ग्रुप आया, ओके, और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आया. दोनों के साथ दोनों का रिएक्शन हुआ और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला. एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. तो क्वेश्चन आने वाला है कि जब आपका अमाइनो एसिड का चेन बन रहा है या पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? आप बोलोगे बेसिकली ये सिंथेसिस तो हो ही रहा है बट डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रहा है. और सेम कहानी जब आप लोग पॉलीसेकेराइड का चेन बनाते हो उसमें भी होता है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तभी भी एक वाटर का मोइटी बाहर आता है. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मान लीजिए there are n amino acids in a chain, there are n amino acid. यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, ये n amino acids है. ठीक है. अब मुझे बताइएगा यहाँ पे अगर n amino acid है तो इनके बीच कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनने चाहिए? कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? एकदम स्ट्रेट चेन है, अगर n amino acid है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? कमेंट करके बताइएगा. मैं ट्राई करूंगा आपको इसका, मैं भी पिंट कर दूंगा थोड़ी देर में इसका आंसर, आप जरूर देखिएगा. आई वॉन्ट टू सी द आंसर्स ऑफ योर. राइट नाउ एलर्जी के बारे में बात करते हैं. एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल. क्वेश्चन आएगा एलर्जी के लिए मीडिएटर्स क्या क्या हो जाते हैं? यू हैव टू रिमेंबर हिस्टामिन सेरोटोनिन कहाँ से निकल रहे हैं? मास्ट सेल से. MAST मास्ट सेल्स. फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी the patient is exposed to or injected with small dose of possible allergens and the reaction studies. तभी पता चलेगा कि पेशेंट किस पर्टिकुलर एलर्जन से. एलर्जन मतलब क्या हो जाता है? एलर्जी कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज एलर्जन. राइट. एलर्जन जो लिखा है ना वो, ये एलर्जन का मीनिंग एलर्जी कॉजिंग एजेंट. स्मॉल डोज डाला जाता है जिससे देखा जाए अगर वो एलर्जिक रिएक्शन है उसको उस चीज से, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्यूचर में आप इस चीज को अवॉइड करिए. राइट. बहुत सारे लोगों को पीनट से एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को पोलन से, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों को होती है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, in gymnosperm the male and female gametophyte do not have independent free living existence. Very important है. इसमें लाइन याद रख लीजिएगा, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. गैमेटोफाइटिक उनमें तो डोमिनेंट है ना. ओके. दे रिमेन विद इन द स्पोरांजिया रिटेन्ड ऑन स्पोरोफाइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है. जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमोफिली होता है थ्रू द हेल्प ऑफ एयर करेंट्स. याद रखिएगा, यहाँ से MCQ आ सकते हैं. नाउ द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज द टेपेटम. किसका इनर मोस्ट? एंथर. वॉल लेयर ऑफ एंथर. ओके. एंथर का इनर मोस्ट लेयर क्या आ जाता है? टेपेटम. इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. सेल्स ऑफ द टेपेटम पोजेस, MCQ आ गया, dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. तो ये चीज याद रख लीजिएगा. मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन भी आ रहा है इसमें, पॉलीप्लॉइडी भी देखने को मिलती है. इनफैक्ट समटाइम मेनी आर्म्स, मतलब एक क्रोमोसोम के, ये जो एक क्रोमोसोम आ जाते हैं उसमें पॉलीटीनी भी देखने को मिलती है. पॉलीटीनी मतलब मेनी आर्म्स. राइट. याद रखिएगा. तो क्वेश्चन आने वाला, टेपिटम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को. एंड इसका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है और मोर देन वन न्यूक्लियस है इसमें. ओके. Now let's move on to the last statement. Thalassemia differ from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem. Former मतलब thalassemia. Thalassemia is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the later is a qualitative problem of synthesizing an incorrectly functioning globin.
तो याद रखिएगा सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली हुआ क्या था, पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण इसमें जो बोलते हैं ना कि हेमोग्लोबिन जब बन रहा था ग्लोबिन चेन, वो इनकरेक्ट बन रहा है भाई, फॉल्टी एरर आ चुका है वहां पे, क्योंकि आपको पता था ग्लूटामिक एसिड इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वैलिन, तो ऑब्वियसली वो फॉल्ट आ गया और वो उसमें अमाउंट से ही बन रहा है बट वो फॉल्ट है। जैसे बोलते हैं कि भाई अगर ये थैलेसीमिया में अज्यूम करिए अगर आपको चाहिए 50, ओके, आपको चाहिए 50 बॉक्स, ठीक है, आपको थैलेसीमिया वाले में पेशेंट में अज्यूम करिए 50 बॉक्स ही नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहे हैं 10 बॉक्सेस, ठीक है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में आपको अगर 50 बॉक्स चाहिए 50 मिल रहा है, बट वो 50 बॉक्स में ऑब्वियसली वो लोग फॉल्टी है, मतलब उसमें आप स्टोरेज ही नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा है क्या, नहीं ना। तो ये चीज लिख लीजिएगा कि थैलासीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम while sickle cell anemia is a qualitative problem. ओके, ये वाला एमसीक्यू आता है, बहुत बार पूछा गया है, तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा और कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक करिए और कमेंट, बिकॉज ज़्यादा लाइक्स रहेंगे तो डेफिनेटली वी विल रीच मोर व्यूअर्स एंड हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे टिल यू नीड। टिल देन गाइज आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मिस्टर मेडिको बायोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन भी ज़रूरी होती है, तो मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल देता हूँ आपको, और प्रैक्टिस सेशन और ज़्यादा होती है टेलीग्राम पर along with PDFs, so you can join us over there. Till then guys, keep learning, keep hustling.